आज है 11 अप्रैल 2025 दिन शुक्रवार। न्यूज 80 पर यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं यूपी की 15 खबरें फटाफट अंदाज में। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य कर्मियों के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए वर्तमान 53% महंगाई भत्ते को बढ़ाकर 55% करने का निर्णय लिया है। यह संशोधित दर 1 जनवरी 2025 से प्रभावी हो गई। यह फैसला लगभग 16 लाख राज्य कर्मियों और पेंशन पाने वालों को सीधे लाभ पहुंचाएगा। दरअसल इनमें नियमित और पूर्णकालिक कर्मचारी, सहायता प्राप्त शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं के कर्मचारी, स्थानीय निकायों के कर्मचारी और यूजीसी वेतनमान के तहत कार्यरत शिक्षक भी शामिल है। उत्तर प्रदेश के यात्रियों को अब और बेहतर, सुरक्षित तथा पर्यावरण अनुकूल परिवहन सुविधा मिलने जा रही है। प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम और मैसर्स आरजी मोबिलिटी के बीच वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसों के संचालन हेतु एमओयू पर हस्ताक्षर किए। राज्य के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि यह एमओयू रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पर आधारित होगा, जिसमें परिवहन निगम मैसर्स आरजी मोबिलिटी से प्रति किलोमीटर 2.5 से 2.7 रुपये की दर से प्रशासनिक शुल्क लेगा। उन्होंने बताया कि शुरुआत में कुल 50 इलेक्ट्रिक बसें 5 प्रमुख मार्गों पर चलाई जाएगी। उत्तर प्रदेश के जनपद शामली में संपत्तियों का सर्किल रेट जल्द ही बढ़ने वाला है। यह जानकारी सहायक महानिरीक्षक रविंदर मेहता ने दी। उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी शामली के निर्देश पर सर्किल रेट निर्धारण के लिए प्रत्येक तहसील स्तर पर 3 सदस्यीय मूल्यांकन समीक्षा समिति का गठन किया गया है। बता दें कि इस समिति में संबंधित उप जिलाधिकारी, सब रजिस्ट्रार और तहसीलदार सदस्य के रूप में शामिल है। सहायक महानिरीक्षक रविंदर मेहता ने कहा कि समिति तेजी से काम कर रही है और जल्द ही प्रस्तावित सर्किल रेट की दरों को जनता के समक्ष रखा जाएगा, जिसके बाद आम लोगों से आपत्तियां और सुझाव मांगे जाएंगे। कैबिनेट की बैठक में 3 बड़े फैसले लिए गए हैं, जिसमें आम लोगों से लेकर किसानों तक को राहत मिलेगी। कैबिनेट ने किसानों के लिए सिंचाई सिस्टम को आधुनिक बनाने की योजना को मंजूरी दी है। दरअसल इसके अलावा रेलवे प्रोजेक्ट्स को भी मंजूरी मिली है। सरकार के इस फैसले से किसानों से लेकर आम लोगों तक राहत मिलेगी। कृषि सिंचाई योजना से किसानों के पैदावार में इजाफा होगा। सरकार ने इसके साथ ही आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में रेलवे प्रोजेक्ट और पंजाब और हरियाणा के बीच एक रोड प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी है। आपको बता दें, इन प्रोजेक्ट्स से उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच यातायात और बेहतर होगा। साथ ही दूसरे प्रोजेक्ट से दिल्ली, पंजाब के बीच ट्रैफिक को बेहतर किया जाएगा। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए प्रतिबद्ध योगी सरकार नोएडा में सेफ सिटी प्रोजेक्ट को गति दे रही है। योगी के विजन को मिशन मानकर नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने इसकी तैयारी शुरू कर दी। परियोजना को शहर में लागू करने के लिए मुख्यतः 6 चरणों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा, जिसके लिए 208.47 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इस परियोजना के अंतर्गत नोएडा के इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने की तैयारी है। परियोजना पूरी होने पर शहर के सभी पुलिस थाने, सीसीटीवी सिस्टम, ट्रैफिक प्रबंधन प्रणाली को ICCC के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की रैपिड रेल ने कनेक्टिविटी के बाद भविष्य में आगरा तक इसका विस्तार किया जाएगा। यमुना अथॉरिटी की ओर से तैयार किए गए जोनल मास्टर प्लान में इस योजना को शामिल किया गया है। इसके तहत
जेवर से लेकर न्यू आगरा अर्बन सेंटर तक 131 लंबा ट्रैक बनेगा। पूरे यमुना एक्सप्रेसवे पर जो विकास होना है उन सब की कनेक्टिविटी को फोकस करते हुए यह फैसला लिया गया है। बता दें कि गाजियाबाद से नोएडा एयरपोर्ट तक नमो भारत ट्रेन चलाने की तैयारी है। 72.4 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर 22 स्टेशन की DPR तैयार हो चुकी है। आपत्ति लगने के बाद संशोधित DPR दोबारा केंद्र सरकार को भेजी जाएगी। उम्मीद है कि जल्द इसको केंद्र का भी अप्रूवल मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से जमानिया होते हुए सैयद रजा तक वर्तमान सड़क 7 मीटर चौड़ी है। अत्यधिक ट्रैफिक की वजह से सड़क पर जाम की समस्या गंभीर है। NHAI ने नया ग्रीनफील्ड हाईवे बनाने की कार्य योजना स्वीकृत किया है। इस परियोजना को PM गति शक्ति पोर्टल से मंजूरी मिल गई है। करीब 41.54 किलोमीटर परियोजना 3104 करोड़ रुपए में पूर्ण की जाएगी। इसमें 1684 करोड़ से सड़क बनेगी, जबकि बाकी धनराशि जमीन खरीदने में खर्च की जाएगी। करीब 260 हेक्टेयर भूखंड खरीदनी होगी। इसके लिए 30 से अधिक गांव के किसान प्रभावित होंगे। वह इसी रास्ते चंदौली होते हुए बिहार की तरफ जा सकेंगे। नोएडा के गौतम बुद्ध नगर की फरीदाबाद से सीधे कनेक्टिविटी के लिए संपर्क मार्ग का निर्माण जल्द शुरू होगा। किसानों ने मंझावली पुलिस के संपर्क मार्ग के निर्माण की बाधा दूर करते हुए लोक निर्माण विभाग को जमीन की रजिस्ट्री शुरू कर दी है। जगनपुर गांव के कुछ किसानों ने मंगलवार को विभाग के नाम पर जमीन की रजिस्ट्री की। दरअसल सड़क के लिए 40 किसानों की जमीन की लोक निर्माण विभाग के नाम पर रजिस्ट्री होनी है। बता दें कि इसके बाद सड़क निर्माण शुरू हो सकेगा। सड़क बनने से गौतम बुद्ध नगर और हरियाणा के बीच आवाजाही आसान हो जाएगी और समय की बचत होगी। जाम की समस्या से भी मुक्ति मिलेगी। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के भोगांव क्षेत्र में 15.1 किलोमीटर लंबे बहुप्रतीक्षित नए बाईपास के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। पहले चरण के लिए शासन ने 69 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी कर दी है। यह बाईपास मैनपुरी इटावा 4 लेन हाईवे से जोड़ा जाएगा। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया अगले माह शुरू होगी। बाईपास के बनने से मैनपुरी नगर में जाम की समस्या कम होगी और आवागमन सुगम होगा। दरअसल सिकोहाबाद भोगांव 4 लेन हाईवे पर यातायात का दबाव निरंतर बढ़ रहा है। भोगांव क्षेत्र से शुरू होने वाले बाईपास को मैनपुरी नगर से बाहर निकालने के लिए कार्यवाही पूरी कर ली गई थी। इस बाईपास को 2 चरणों में बनाया जाना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आंधी, बारिश, ओलावृष्टि के दृष्टिगत संबंधित जनपदों के अधिकारियों को पूरी तत्परता से राहत कार्य संचालित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारी क्षेत्र का भ्रमण कर सर्वे करें तथा राहत कार्य पर नजर रखे। आकाशीय बिजली, आंधी, तूफान, बारिश, वज्रपात आदि आपदा से जनहानि और पशुहानि होने की स्थिति में तत्काल प्रभावितों को राहत राशि का वितरण करें। घायलों का समुचित उपचार कराया जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया कि वर्तमान में गतिमान गेहूं की सरकारी खरीद के दृष्टिगत मंडियों सहित सभी केंद्र पर गेहूं के सुरक्षित भंडारण का पूरा ध्यान रखा जाए। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बसपा प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा कि 14 अप्रैल 2025 को भारतीय संविधान के निर्माता, साथ ही दलित एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के मसीहा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर मैं पार्टी की ओर से श्रद्धासुमन अर्पित करती हूं। उन्होंने भारतीय संविधान में हर स्तर पर जरूरी कानूनी अधिकार दिए। पूर्व सीएम मायावती ने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बताए हुए रास्ते पर चलकर काशीराम ने बाबा साहब के जन्मदिन के शुभ अवसर पर 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी के नाम से राजनीतिक पार्टी का विधिवत गठन किया। बाबा साहब अंबेडकर ने अपने अंतिम समय में धर्म परिवर्तन की दीक्षा ली है। उसे जातिवादी मानसिकता के लोग सनातनी बनाने में लगे हैं।
उत्तर प्रदेश के संभल की ऐतिहासिक जामा मस्जिद को लेकर एक बार फिर विवाद गहराता जा रहा है। इस बार मामला नाम को लेकर है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने मस्जिद के बाहर लगाए जाने वाले नए बोर्ड पर जुमा मस्जिद लिखवाया। दस्तावेजों और पुराने समझौते में यह जामा मस्जिद के नाम से दर्ज है। यही नहीं, 1927 में मस्जिद कमेटी और ASI के बीच हुए समझौते में भी इसी नाम का उल्लेख किया गया था। जामा मस्जिद कमेटी के उप सचिव मसूद अली फारूकी ने स्पष्ट कहा है कि जब ऐतिहासिक रिकॉर्ड और एग्रीमेंट में जामा मस्जिद लिखा है तो ASI को मनमाने ढंग से जुमा नाम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उन्होंने बताया कि इस मामले को लेकर जल्द ही ASI से बात की जाएगी। राणा सांगा पर विवादित बयानबाजी करने वाले समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन को अब अपनी सुरक्षा को लेकर डर महसूस होने लगा है। अपने ही सुरक्षा की पुख्ता मांग को लेकर उन्होंने अब अदालत का दरवाजा खटखटाया है। सांसद रामजीलाल सुमन और उनके बेटे पूर्व विधायक रंजीत सुमन ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में आगरा स्थित घर पर हमले और धमकियों के बाद केंद्रीय सुरक्षा मुहैया कराए जाने का आदेश दिए जाने की अपील की गई है। इसके साथ ही आगरा स्थित घर पर हुए हमले और तोड़फोड़ के मामले में उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की अपील की है। परिवार के सदस्यों आवास की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाने की मांग यहां की गई। ग्रेटर नोएडा में CGM कोर्ट के आदेश पर बीटेक छात्र के फर्जी एनकाउंटर के आरोप में थाना जेवर के तत्कालीन प्रभारी समेत 12 पुलिसकर्मियों पर दर्ज मुकदमे का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। अब यह मामला नोएडा से राजधानी लखनऊ तक पहुंच गया है। इसके बाद एक बार फिर प्रदेश की राजनीति में एनकाउंटर का मुद्दा गर्मा गया। कथित फर्जी एनकाउंटर के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने डबल इंजन की सरकार पर तीखा हमला बोला। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि नोएडा में फर्जी एनकाउंटर में यूपी पुलिस के जिन 12 पुलिसकर्मियों पर FIR हुई है उन पर कार्रवाई हो। पूरा उत्तर और मध्य भारत भीषण गर्मी की चपेट में है। राजस्थान के बाड़मेर में पारा 46 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया तो दिल्ली में रातें भी गर्म हो गई है। राजधानी में रात का तापमान 3 वर्ष में अप्रैल का सर्वाधिक 25.6 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं यूपी के कई जिलों में बारिश हो रही है। मैनपुरी में सुबह से ही तेज बारिश हुई। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में लू की स्थिति के बीच कम से कम 26 स्थानों पर पारा 43 या उससे ऊपर रहा। हालांकि मौसम विभाग ने अगले 5 दिन तक लू नहीं चलने का पूर्वानुमान जारी किया है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से तापमान में गिरावट के साथ बूंदाबांदी या हल्की वर्षा हो सकती है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।